हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है फिजिक्स शॉर्ट्स में। हम आईसीएससी फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आपको सेक्शन ए का सॉल्यूशन पिछली वाली वीडियो में दिया है। आई होप आपने चेक कर लिया होगा। अब आगे सेक्शन बी को हमने स्टार्ट किया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक प्रश्न दिया था जिसमें आपको इन्होंने I1 एंगल दे रखा था, एंगल ऑफ प्रिज्म भी दे रखा था, इक्विलेटरल है, I2 निकालना था, डेविएशन का एंगल भी दे रखा था। तो हम ये जानते हैं I1 प्लस I2 का रिलेशन होता है डेल्टा प्लस ए। ये रिलेशन हमारे पास होता है यहाँ पर I1 प्लस I2 इज इक्वल टू डेल्टा प्लस ए, और यहाँ से I1 की वैल्यू रख के सब सॉल्व करके आंसर आया 38 डिग्री। तो ये आंसर आपने अगर आप बनाया होगा तो ये आंसर ही आपको मिला होगा। इसके बाद बात करेंगे, इसका सेकंड पार्ट है क्यूएस रे। इन्होंने पूछा था कि इसमें इस डायग्राम में जो क्यूएस रे है इसको आप क्या कहते हैं। यहाँ से आकर के लाइट रे ऐसे चली गई है तो दिस इज क्यूएस, इसको हम कहते हैं इमर्जेंट रे, ये नेम लिखना था। इसके बाद ये एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है जो भी इक्विलेटरल है और इसमें दिस वाज द इंसिडेंट रे नेम्ड एज पी क्यू, और आपको इसका पाथ कंप्लीट करना था। दिस वाज इंसिडेंट एट 0 डिग्री में अलोंग द नॉर्मली आ जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन में दे रखा था इसके आगे 90 डिग्री से चले जाएंगे हम, 60 90 तो ये 30 बच जाता है। यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे 60 डिग्री। क्रिटिकल एंगल इन्होंने आपको बताया हुआ था 42 डिग्री, ये भी हमने आपको ऑलरेडी बता रखा था अपने पिछले वीडियो में कि ये क्वेश्चन आता है। तो ये 60 डिग्री से यहाँ 60 एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होकर इधर चला जाएगा, फिर ये 30 बचेगा और 30 60 90 देन इट विल गो लाइक दिस। ये बात कंप्लीट करना था आपको और बस। इसके बाद जो थर्ड पार्ट था उसमें इस तरह की एक ऑरेंज लाइट और एक ब्लू लाइट एक सरफेस पर इंसिडेंट हो रहे हैं, आपको इनका पाथ कंप्लीट करना था फर्स्ट पार्ट में। तो हमने इस तरह से पाथ कंप्लीट कर दिया है। बी को जो है, जो ब्लू वाली लाइट रे है ये ज़्यादा डेविएट हो जाएगी और ऑरेंज वाली कम डेविएट हो जाएगी। ऐसा डायग्राम बना के दिखाना था आपको। फिर इन्होंने पूछा है दोनों लाइट रेज की स्पीड ग्लास में किस तरह की होगी। तो ऑरेंज की स्पीड फास्ट होगी और ब्लू की स्पीड लेसर होगी, ये इसमें बताना था क्योंकि। फिर इसके बाद रीजन बताना था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऑरेंज की वेवलेंथ ज़्यादा होती है ब्लू की वेवलेंथ से, दिस इज द रीजन, दैट इज व्हाई ऑरेंज ट्रेवल्स फास्टर देन ब्लू कलर। फिर सी पार्ट में कहा था कि क्या दोनों लाइट रेज रिफ्रैक्टेड वाली दोनों लाइट रेज पैरेलल हो जाएंगी। So we will say no, they are not parallel because wavelength of orange color is more than that of the blue color, because of which orange color की speed blue color की speed से ज़्यादा है, and this is the reason। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने कहा था कॉनकेव लेंस, एक न्यूमेरिकल दिया था और ये भी इन्होंने थोड़ा सा अलग तरह से न्यूमेरिकल बना के दे दिया है और बिल्कुल सिंपल डायरेक्ट वाला नहीं था। यू निकालना था, इसमें स्क्रीन और लेंस के बीच की डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर दे रखी थी। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है, वी की वैल्यू 60 हो जाएगी इसमें, यू की वैल्यू हमने यहाँ से सॉल्व करके -12 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे कॉइन वाला क्वेश्चन है डेप्थ का। ये आपको शॉर्ट हमने कहा था कि इसको जरूर प्रैक्टिस करिएगा, आएगा ही आएगा एग्जाम में। तो शिफ्ट आपको दे रखी थी, रियल डेप्थ निकालनी थी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ था। शिफ्ट 3 mm रख करके आंसर आया 12 मिलीमीटर। सो दिस वाज द आंसर। इसके बाद जो थर्ड पार्ट था उसमें इन्होंने आपको डिस्पर्जन वाला एक डायग्राम दिया है। व्हाइट लाइट आ रही है इसमें और वो रेड और वायलेट बाकी सारे कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। तो सॉरी, इससे पहले ये रिलेशन था हाउ इज द क्रिटिकल एंगल रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्रिटिकल एंगल ये है IC और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का, ये रिलेशन आपको बताना था। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों। इंफ्रारेड रेडिएशंस आर यूज्ड इन वॉरफेयर, क्यों यूज करते हैं, और ये भी हमने स्पेशल आपको बताया था। इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट के यूजेस पढ़ लीजिए। इनविजिबल होती है इंफ्रारेड रेज और मीडियम में जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं होती है अपनी हाई एनर्जी कंटेंट की वजह से, इसलिए इनको यूज करते हैं। ये 1 लाइन का आंसर लिखना था, एक्सप्लेन विद रीजन था। और इसके बाद वाले क्वेश्चन में पूछा था कि प्रिज्म से कौन सा फिनोमेना हो रहा है, तो डिस्पर्जन हो रहा है, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर था। और कॉज ऑफ डिस्पर्जन ये हमने स्पेशली मेंशन करके कहा था कि
कॉज ज़रूर पढ़ लेना डिस्पर्शन का, क्यों होता है, वही क्वेश्चन आ रहा है। तो आई होप बच्चों को बहुत फ़ायदा हुआ है उन वीडियोस से जो हमने पहले अपलोड किए थे। चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट विद वेवलेंथ इज द रीज़न। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो स्पीड चेंज हो जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट डिस्पर्सेस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। दैट वाज द आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑफ पुलिस हैज वेलोसिटी रेशियो 4। तो वेलोसिटी रेशियो 4 है, इसका मीनिंग होगा 4 पुलिस होंगी ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में, और आपको डायग्राम बना के दिखाना था। ये क्वेश्चन भी बताया हुआ क्वेश्चन था, और यहाँ से इस तरह से एक स्ट्रिंग लेकर के ऐसे पास कर देंगे, यहाँ एफर्ट दिखाएंगे, यहाँ टेंशन, इधर भी टेंशन, टेंशन एंड दिस 4 टेंशन स्ट्रिंग्स, दिस इज द लोड। ये डायग्राम कंप्लीट करना था आपको। आफ्टर दैट इन्होंने कहा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज। तो इस पुलिस सिस्टम का मैकेनिकल एडवांटेज है 4 जितना, क्योंकि इन्होंने कहा था आइडियल है, ये आइडियल सिस्टम है, तो फिर मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये था आपका फर्स्ट चैप्टर से, मोमेंट ऑफ फोर्स पर बेस्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन बना करके दिया है, और थोड़ा सा सोचना पड़ा होगा इस क्वेश्चन में ज़रूर बच्चों को, जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया होगा। अदरवाइज अगर आपके पास चॉइसेस भी थी तो आपने क्वेश्चन नंबर 6 शायद कुछ बच्चों ने ये छोड़ भी दिया होगा, चॉइस में है तो आपने कोई दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, लेकिन जिन्होंने ये अटेम्प्ट किया उन्होंने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया होगा। इसमें इसका हम एक डिटेल सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे एक अलग वीडियो में, किस तरह से आंसर आया है। फिलहाल यहाँ पे आंसर बता रहे हैं। फर्स्ट पार्ट का आंसर 0 से 50 सेंटीमीटर है, किधर को टिल्ट हो जाएगा, किसका वेट ज़्यादा है ये पूछा था, और फिर इन्होंने कहा था कि मिनिमम हम वेट लगा करके इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको आंसर बताना था। इसमें 10 ग्राम फोर्स इसका आंसर है, और हमने ये एडिशनली लिख दिया है, जो अच्छे सॉल्यूशंस होते हैं उनमें ये मेंशन करते भी हैं कि 100 सेंटीमीटर वाली पोजीशन पर लगाना होगा। दिस वाज द रिक्वायरमेंट। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हमें लगा ये, दिस वाज अ गुड वन। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। एक कार है जिसकी स्पीड चेंज हो रही है, और इन्होंने कहा है वर्क डन बाय द इंजन। सो वर्क डन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी थ्योरम का डेरिवेशन आना था, या फिर उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आ गया है यहाँ पे। सो वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सॉल्व करने के बाद 12,000 जूल आंसर आ गया। पावर पूछी थी, पावर ऑफ द इंजन, सो दैट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क W/T। टाइम दे रखा था 5 सेकेंड, सो 2400 वॉट, या फिर 2.4 किलो वॉट भी कर सकते हैं इसको। इसके बाद आगे का क्वेश्चन नंबर 7 था, कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो लार्जर सरफेस एरिया से चेंज हो जाती है। सो दैट इज लाउडनेस। इसके बाद क्वेश्चन था सोनार वाला, ये भी एग्जैक्टली बताया हुआ क्वेश्चन था कि डिस्टेंस कितनी होगी, तो फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम डिवाइड बाई 2। दोनों वैल्यूज रखने के बाद आंसर 10.5 किलोमीटर आ जाएगा। इसको कंप्लीट करना था। इसके बाद यहाँ पर एक अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है, तो इसका आंसर है 90Q234। ये कंपोजिशन आपको बताना था। फिर यहाँ से एक बीटा पार्टिकल एमिट हो रहा है, और इसके एमिशन पर ये बन जाएगा 91R234। ये दोनों आंसर्स हो जाएंगे। इसके बाद आगे कहेंगे नेम द न्यूक्लियर रेडिएशन विच हैज हाईएस्ट आयनाइजिंग पावर, दैट इज गामा रेज। इनकी आयनाइजिंग पावर, सॉरी गामा रेज नहीं है इसका आंसर, पेनिट्रेटिंग पावर गामा की सबसे ज्यादा होती है। आयनाइजेशन इज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स का आयनाइजेशन पावर सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि ये जो एमिशन होते हैं न्यूक्लियर के अंदर से होते हैं। देन वी आर हैविंग विच फिनोमेना लेड टू द क्लियर विजिबिलिटी ऑफ द चैनल्स। इसमें आंसर रेजोनेंस लिखना था। नेक्स्ट पार्ट में इसकी डेफिनेशन बतानी थी, तो यहाँ पर लिखना था आपको द फ्रीक्वेंसी ऑफ applied periodic force becomes equal to the natural frequency of the vibrating body,
then the amplitude of the vibration become very large which is called resonance। तो ये डेफिनेशन थी और एग्जाम्पल देना था। तो आपके बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल रेजोनेंस के दे रखे थे, जैसे कि 4 पेंडुलम्स हैं अलग अलग लेंथ वाले, उनमें 2 सेम लेंथ वाले हैं, वो वाला आप एग्जाम्पल यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते थे। एक ट्यूब में वाटर फिल करके उसके ऊपर उसके माउथ पर हमने ट्यूनिंग फॉक को वाइब्रेट कराया, वो वाला एग्जाम्पल इसमें बता सकते थे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर एयर फिल होती है, एयर कॉलम वाले, वो एग्जाम्पल आप बता सकते थे। सो एग्जाम्पल आपने कुछ लिखे होंगे, दैट इज करेक्ट। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर से आया है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, सो आर इंटू ए अपॉन एल, ये फॉर्मूला था। यहाँ से डेफिनेशन बता देंगे। इफ लेंथ of the wire 1 meter, area 1 meter square, then rho is equals to r। तो इस तरह से सेंटेंस में आपने इसको लिख दिया होगा, that was the answer। सेकेंड पार्ट में इन्होंने कहा था what happens to the specific resistance if the length is doubled। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, सो नो चेंज बताना था यहाँ पे। कंसेप्चुअल क्वेश्चन सारे दिए हैं, इसलिए पेपर थोड़ा सा मॉडरेट हो गया है। Name a substance whose specific resistance remains almost unchanged on increasing temperature। तो alloys में ऐसा होता है, जिसके एग्जाम्पल में आप शायद लिख कर आए होंगे, मैग्नीम, कॉन्स्टेंटन, ये आपके बुक में दिए भी हैं, तो एग्जाम्पल भी आप शायद लिखे होंगे। नाउ इट्स अ सेकेंड पार्ट, 8th का जो सेकेंड पार्ट है, which nuclear radiation will travel undeviated in the electric field। तो गामा रेज होती हैं जो बिल्कुल भी डेविएट नहीं होती हैं। इसके बाद है how can one stop the radiation escaping from the nuclear reactor। तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर लेड की लाइनिंग की जाती है, और लेड क्या करता है, उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए लेड का कवर करके, कोटिंग करके हम उसको बचा सकते हैं रेडिएशंस को बाहर जाने से। फिर था वन इंटरनल सोर्स ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशंस। तो बैकग्राउंड रेडिएशंस में इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज आते हैं, इन्होंने इंटरनल वाले पूछे हैं, तो आपको लिखना था रेडियो एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनमें से एक कार्बन 14 होता है, आपने ये एग्जाम्पल आप लिख सकते थे इसमें, और एक पोटेशियम 40 होता है, ये लिख सकते थे, कोई भी एक एग्जाम्पल इनमें से। नाउ मूविंग टू द थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट में इन्होंने आपसे डायग्राम दे करके करंट की वैल्यू निकालने के लिए कहा है, सो आई एम राइटिंग हियर द आंसर डायरेक्टली। आई की वैल्यू 0.2 एम्पियर सॉल्व किया हमने, तो सॉल्व करने के बाद 0.2 एम्पियर आई है। और बी पार्ट में EMF इज इक्वल्स टू V प्लस IR, ये फॉर्मूला लगाकर टर्मिनल वोल्टेज इज 3 वोल्ट, ये आंसर मिल जाएगा, आपको मिला होगा अगर आपने सॉल्व किया होगा तब। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 पर बात करते हैं। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट 200 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टू वाटर। सो आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए टोटल इन्होंने पूछा था कि कितनी एनर्जी लग जाएगी, वो एनर्जी आप बता दीजिए क्या होगी टोटल। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया है, पहले तो हम आइस को मेल्ट करेंगे, वाटर बन जाएगा, फिर वाटर को हीट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस तक। इस तरह से दोनों को ऐड करने के बाद आंसर हमें मिला है 15,151,200 जूल। सो यही इसमें फाइंड आउट करना था, टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। ये इजी क्वेश्चन था, काफ़ी डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी थी। यहाँ इस पेपर में आप जिन बच्चों ने बहुत सेलेक्टिवली क्वेश्चंस को उठाया होगा वो इजी कर पाए होंगे, उन्हें बिल्कुल क्वेश्चन पेपर इजी लगा होगा, कहीं से कोई डिफिकल्टी नहीं लग रही होगी। सिलेक्शन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरह की सिचुएशंस में। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री सभी जानते हैं, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी, ये सभी ने लिखा होगा, दैट वाज इजियर। नेम द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग कैलोरीमीटर। सो कैलोरीमीटर बनाते हैं हम कॉपर का, और कॉपर का ही क्यों बनाते हैं ये क्वेश्चन भी इन्होंने पूछ लिया है, तो क्योंकि
इसकी लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, इसलिए ये बहुत कम हीट एनर्जी गेन करता है और ज़्यादातर एनर्जी हमारी कंटेंट जो होते हैं उन्हीं को मिल जाती है। लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ था इस तरह का पोलैरिटीज में, और ये इस तरह के सर्कल्स आपको बना के दिखाए थे इन्होंने। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये, इसमें दिस डायरेक्शन वाज बीइंग गिवन लाइक दिस। सो हाँ, यहाँ पर पोलैरिटीज ऑफ ए एंड बी आपसे पूछेंगे कि बता दीजिए जो बैटरी यहाँ पर कनेक्टेड है ए और बी की पोलैरिटीज क्या है। सो अकॉर्डिंग टू दिस करंट इधर से ऐसे जा रहा होगा और उसके अकॉर्डिंग राइट हैंड थंब रूल से ये वाली डायरेक्शन आएगी, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा और बी नेगेटिव। सो ए पॉजिटिव टर्मिनल होगा और जो बी होगा वो नेगेटिव टर्मिनल होगा। ये इसमें बताना था फर्स्ट पार्ट में। स्टेट द इफेक्ट ऑन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ आयरन रॉड इज हेल्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल। अगर आप इसमें यहाँ पर आयरन रॉड रख देते हैं, सो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस, क्योंकि वो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। सो द आंसर इज मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस। और जो सी पार्ट है इसका, स्टेट वन वे, उसके भी टू पार्ट्स हैं। टू चेंज द पोलैरिटी ऑफ द कॉइल, ये कॉइल की पोलैरिटी पूछ रहे हैं, ये वाली पोलैरिटी नहीं पूछ रहे। तो इसके पोल्स को चेंज करने के लिए आपको यहाँ से ए और बी बैटरी के पोल्स चेंज करने पड़ेंगे। मीन्स चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये लिखना था यहाँ पर, जिससे आप मैग्नेटिक पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं। एंड देन हाउ कैन यू डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल। स्ट्रेंथ को डिक्रीज करने के लिए डिक्रीज द करंट फ्लोइंग इन द, डिक्रीज द करंट, जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड आपको कम करना था, फ्लोइंग इन द कॉइल। So this is all about the question paper ICSE Physics 2023 का पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपके सामने है, और इसमें आप देख करके हमें बताइए अगर कहीं कुछ आपको लगता है कुछ करेक्शन है या कुछ डिस्कशन के पॉइंट्स हैं, देन यू आर ऑलवेज वेलकम इन द कमेंट सेक्शन। वी विल हैव द डिस्कशन ओवर देयर। और इसको मैच करने के बाद अब आप आगे लग जाइए अपने दूसरे एग्जाम की तैयारी में। I wish you all the very best. Keep watching, keep liking, keep commenting positively and tell me the response, and subscribe the channel और अपने friends को भी share कीजिए so that we can have a good community. Thank you very much.